So, good morning, students. In today's class of stereochemistry, we were discussing about the main base point of stereochemistry, that is chirality of a molecule की, या फिर आप बोल सकते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इनएक्टिव होगा। तो सबसे पहले बात हमने ये देख ली ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है, उसको मेजर कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पता कर ली। अब आपके पास आता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, ये हमें जस्ट उसको मॉलिक्यूल को दो मेथड से इसको आप बता सकते हो, या तो मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हो या फिर उसके अंदर उसको कंस्ट्रक्ट करके। कि देखने के जो मेथड्स हैं वो आएंगे आपके पास कि इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं है, मॉलिक्यूल आपके पास कायरल होगा नहीं होगा, वो चीज़ यहाँ से भी बता सकते हो। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो सारी चीज़ें देखने के बाद फाइनली आपको पता चलता है कि मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है, या ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। और दूसरा मेथड जो है आपके पास वो आता है कि मॉलिक्यूल जो आपने है इसको मैं चेंज कर करके देखती जाऊँ बार बार, ठीक है, वहाँ से मैं पता कर देती हूँ। तो सबसे पहली बात आती है इसमें हम कैसे पता चलेंगे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास आता है वो आता है एसिमेट्रिक सेंटर। कि एसिमेट्रिक सेंटर या फिर उसको बोल सकते हो स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरल सेंटर, इन तीनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, एसिमेट्रिक, स्टीरियोजेनिक और कायरल। तीनों का जो मीनिंग है वो क्या है कि एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या हो गया, एसिमेट्री जिसके अंदर सिमेट्री नहीं हो। सिमेट्री का मतलब है ये पॉइंट है, इसमें सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है ना, इस साइड भी बराबर है, इस साइड भी, चारों तरफ जो है वो सेम चीज़ें हो, वो पॉइंट उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर मैं इसमें से ऐसे कर दूँ तो ये पॉइंट क्या हो गया, एसिमेट्रिक, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो गया है, अलग, ठीक है। ये कम्प्लीटली एसिमेट्रिक नहीं है बट ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो गया है, ठीक है। आप इसमें एसिमेट्रिक सेंटर देखने के लिए या स्टीरियोजेनिक सेंटर, जनरली इनको स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं और आपके बेसिस पे ग्रेजुएशन लेवल पे इसको कायरल सेंटर ही बोला जाता है, ठीक है। तो जो बेसिक सा पॉइंट है वो ये कहता है कि जिस मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर होगा वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। जिसमें कायरल सेंटर है वो तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, बट ऐसे भी बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होता, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अगर एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर है तब तो ऑप्टिकली एक्टिव 100% होगा, ये एक कंडीशन है, बट ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ये होगा तब तो स्टीरियोजेनिक सेंटर है तब तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है ही है। अगर ये नहीं है तो भी हो सकता है, उसके लिए आपको देखना होगा कि कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है एसिमेट्रिक सेंटर हमारे पास होता क्या है या कायरल सेंटर होता क्या है। इसकी बेसिक्स दो कंडीशन है कि हमें अगर कायरल सेंटर का पता लगाना है तो सबसे पहली बात है हमें ये दो बेसिक सी कंडीशन है कि एक तो जो आपका जिस कार्बन या जिस सेंटर को आप चेक कर रहे हो, कार्बन भी हो सकते हैं कुछ और भी हो सकते हैं, जिस सेंटर को आप चेक कर रहे हो वो सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मतलब कोई भी सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज क्यों होगा, जब उसके पास 4 बॉन्ड बने होंगे, जैसे ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ठीक है। पहली बात 4 बॉन्ड बने होने चाहिए क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तभी होगी। दूसरी चीज कि ऑल एटम्स शुड बी डिफरेंट, कि उस पे 4 एटम्स लगे हुए हैं तो चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए। आगे ना सिमेट्रिक की बात की, डिफरेंट, चारों के चारों डिफरेंट होंगे तो आपके पास कायरल सेंटर होगा, अदरवाइज कायरल सेंटर नहीं होगा। जैसे इस मॉलिक्यूल में आप देखो, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इसमें कितने कार्बन है, इस वाले कार्बन को अगर मैं लेके चलूँ, ठीक है, इस पे जो नहीं दिख रहा वो क्या है, 2 हाइड्रोजन है। पहली बात यही दोनों सेम हो गए, कायरल सेंटर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि कायरल सेंटर होने के लिए क्या चाहिए थे, चारों एटम्स डिफरेंट। दूसरी चीज इस वाले मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करती हूँ, इस कार्बन को अगर आप देखते हो तो इस कार्बन पे क्या होगा, मेरे पास एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। जो नहीं दिख रहा वो क्या है, हाइड्रोजन है, डिफरेंट, 2 डिफरेंट हो गए। थर्ड वाला यहाँ से चला सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से चला डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, अलग अलग हो गए ना, ये वाला ग्रुप अलग हो गया और ये वाला ग्रुप अलग हो गया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो इस
इस कार्बन सेंटर पे, इस सेंटर पे मेरे चारों एटम्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइज भी है और ऑल एटम शुड बी डिफरेंट, तो चारों डिफरेंट भी है। इसका मतलब इसमें ये क्या होगा, आपके पास कायरल सेंटर होगा। अगर इस कार्बन की बात करते हो, ये भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज है, बस इस पे तीनों हाइड्रोजन सेम लगे हुए, 3 एटम सेम लगे हैं, मतलब नहीं होगा। अगर 2 एटम भी सेम है तो भी नहीं होगा। जैसे इस वाले पॉइंट पे अगर आप बात करते हो, इस पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो डिफरेंट हो गया, बट 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कायरल सेंटर होगा। पर इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ पे ये क्या है, कायरल सेंटर है। जब एक कायरल सेंटर भी हो, मिनिमम एक कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर किसी के पास मिनिमम एक कायरल सेंटर भी है तो भी वो मॉलिक्यूल मेरा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। इस वाले में अगर आप बात करते हो, OH डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, बट यहाँ से चलते जाओ, कार्बन आया, यहाँ से चलो कार्बन आया, आगे चलो कार्बन आया, आगे चलो कार्बन आया, इधर से आ गया है कार्बन, इधर से आ गया है कार्बन, दोनों इस पॉइंट पे आके मिल गए। ये दोनों, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है, सेम है। 2 ग्रुप सेम होते ही सेंटर खत्म, 0 कायरल सेंटर। जब कायरल सेंटर ही नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, इस वाले में ये साइक्लोहेक्सेन का एक ब्रिज कंपाउंड है। जैसे ये जो है, दिस इज नथिंग बट दिस, ठीक है, इसी का ये ब्रिज कंपाउंड है। साइक्लोहेक्सेन की अलग अलग फॉर्म्स जो लिखी जाती है उसी का है। इसमें अगर आप देखो तो देखो, देखने में भी ये लग रहा है ये वाला पॉइंट हो सकता है, पर इस वाले पे एक तो हाइड्रोजन है, डिफरेंट है, एक ये ब्रिज कंपाउंड जा रहा है, ये भी डिफरेंट है, ब्रिज है, एटम भी। बट ये वाला जो है ये यहाँ पे आया 1 1 1 2 2 3, फिर दोनों आके मिल गए आपके पास। इसका मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है, सेम है। देन दिस मॉलिक्यूल विल, दिस पॉइंट विल बी नॉट कायरल, 0 कायरल है इसमें। जब कायरल सेंटर ही नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये वाले में अगर आप बात करते हो तो हाइड्रोजन तो मेरे पास ठीक है, अलग है, ब्रिज कंपाउंड अलग है। ये वाला बॉन्ड 1 1, इसके 1 पे डबल बॉन्ड O है, इसके 1 पे 2 हाइड्रोजन है, हो गया ना डिफरेंट। यहीं से क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। जब ये डिफरेंट आ गया तो इसका मतलब चारों एटम्स क्या हो गए, डिफरेंट। तो ये वाला कायरल सेंटर है। सिमिलर इस पॉइंट पे आप चलोगे तो आपको दिख जाएगा एक हाइड्रोजन, एक ब्रिज्ड बॉन्ड, इधर चलोगे 1 कार्बन 1 कार्बन, सेकंड पे चलोगे इसमें कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला शुड भी डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हो गए, तो 2 कायरल सेंटर है। आपको ऑप्टिकली एक्टिव कराने के लिए तो एक ही कायरल सेंटर चाहिए था, इसमें तो 2 है, तो भाग्य ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर मिनिमम आपके पास 1 एसिमेट्रिक सेंटर होता है तब तो मेरा मॉलिक्यूल कायरल बोल सकती हूँ मैं उसको, या ऑप्टिकली एक्टिव। जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव होते ही होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास मिनिमम 1 एसिमेट्रिक सेंटर है, इसमें 1 एसिमेट्रिक सेंटर, याद रखना एसिमेट्रिक बोलना है, सिमेट्रिक नहीं, कि मिनिमम कम से कम अगर मेरे पास एक कायरल सेंटर है तो मेरा मॉलिक्यूल 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये चीज़ तो है 100% होगा। बट अगर मेरे एसिमेट्रिक सेंटर एक से ज़्यादा आ जाते हैं, अगर मेरे एसिमेट्रिक सेंटर एक से ज़्यादा आते हैं या एक से कम आते हैं, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा फर्दर कि मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अगर एसिमेट्रिक सेंटर एक से ज़्यादा आते हैं तो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। उसके लिए मेरे को फर्दर देखनी पड़ेगी मिरर इमेज, कि मॉलिक्यूल की मिरर इमेज क्या होता है। भाई मिरर इमेज वही होती है जो मैं अपनी परछाई मिरर में देखती हूँ। ठीक है, मेरी परछाई को मेरे फेस पे लगाओगे तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा आपको, जैसा मेरा फेस दिख रहा है वही आँखें हैं उसी पोजिशन पर दिखेंगी, लिप्स है उसी पोजीशन पे दिखेंगे, वापस लेके आओगे सुपर इम्पोज हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। बट अगर मैं अपने हैंड की मिरर इमेज देखती हूँ तो मेरा जो हैंड है, अगर मेरा ओरिजिनल ये है तो मेरे को मिरर इमेज कुछ ऐसी दिखेगी, मिरर इमेज ऐसी दिखेगी। हैंड मेरा ये है तो मेरी मिरर इमेज ऐसी दिखेगी। दोनों को एक दूसरे के ऊपर उठा के लगाओगे, क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? सुपर इम्पोजिबल का मतलब ही ये है कि बिल्कुल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाना, जैसे ऐसे। ठीक है,
तो मिरर इमेज आपके पास टू टाइप्स की हो सकती है, सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल। इम्पोजिबल का मतलब उस एक दूसरे के ऊपर, और सुपर का मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। मिरर इमेज जो है वो उसके बिल्कुल ऊपर आ जाए तो वो क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल। अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ जाती है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, मतलब कंपाउंड मेरा क्या होगा, एक आयरन, वहाँ पे मैं कंपाउंड को क्या बोलूँगी, एक आयरन। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, ए है, इसकी मिरर इमेज ऐसी की ऐसी आएगी, इसको इसके ऊपर रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, सेम ऐसे लगेगा जैसे एक ही ए बना हुआ है, इसकी मिरर इमेज कुछ थी ही नहीं। इसका मतलब इनको बोलते हैं होमोमर्स। क्या बोल रहे हो आप, होमोमर्स, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। क्या बोले जाते हैं ये, कि इनकी मिरर इमेज एक दूसरे की क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल अगर मिरर इमेजेस होगी तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे बी है, बी की मिरर इमेज आपको ऐसे दिखेगी, तो आप उठा के रखोगे तो आपको कुछ ऐसा गड़बड़ सा सौदा दिखेगा, ना पहले वाला दिखेगा ना बाद वाला दिखेगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल मेरा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल मॉलिक्यूल है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, अपना हाथ लो, उसको मिरर में देखो, उसकी मिरर इमेज को आपको ऐसी बनती हुई दिखेगी, ऐसी। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो वो आइडेंटिकल नहीं आती है। ठीक है, अब इनको कैसे कैसे देख सकते हो भाई, एक चीज़ तो हम इनको उठा के हर जगह इनकी मिरर इमेज लगा के फिर मॉलिक्यूल को लगा के देखें। दूसरा, हम पेपर पे कैसे देख सकते हैं या हम बोर्ड पे कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री आती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। उनसे हम देखते हैं कैसे देखेंगे। देखो, नाउ व्हाट आर द मिरर इमेज को पहचानने के लिए आप कौन कौन से सिमेट्रीज यूज़ करते हो। तो सबसे पहली चीज़ आती है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, डेट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरीके से रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बहुत सारी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है। जनरल जो होती है आपके पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, a plane or line or a point with respect to which molecule possesses symmetry। कि या तो आप एक कोई पॉइंट पकड़ लो या एक प्लेन पकड़ लो या फिर एक एक्सिस पकड़ लो जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखें तो हमें वहाँ पे सिमेट्री मिले। कितने डिग्री पे रोटेट करने पे हमें कैसी सिमेट्री मिल रही है, चाहे उस एक्सिस को घुमाने से मिल रही है या इस पॉइंट को घुमाने से मिल रही है या पूरे प्लेन को काटने से मिल रही है, उसी टाइप्स को आप क्या बोलते हो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले आता है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि कोई भी एक प्लेन आप लेके चलो, ये सारे इमेजनरी होते हैं। प्लेन ले लो, एक यूं ऐसे हम, जैसे अगर ये मॉलिक्यूल है मेरा तो इसको मैं ऐसे काट के नहीं देखती हूँ, ठीक है, प्रॉपरली काट के नहीं देखूंगी, बट एक इमेजनरी चीज़ मैंने मान ली कि अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ, ये मेरा प्लेन है भाई। 2 डायमेंशनल चीज़ जो होती है वही प्लेन होती है, 1 डायमेंशनल इज एक्सिस, और एक पॉइंट जो होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, पॉइंट। ठीक है, तो ये अगर मेरा मॉलिक्यूल है तो मैं इसमें एक ऐसे प्लेन डालूंगी तो मेरा मॉलिक्यूल जो है वो दोनों पार्ट्स में सिमिलर आ रहा है, मतलब इसमें पॉइंट प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, कि अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से कट जाएगा तो मेरे दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दोनों पार्ट्स सेम आएंगे। इसका मतलब मैं ऐसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल सकती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा और कैसे डाल सकती हूँ, ये है, इसमें ऐसे भी डाल सकती हूँ, इसके बीच से भी प्लेन डाल सकती हूँ, और ऐसे भी डाल सकती हूँ, ऐसे भी डाल सकती हूँ। अगर आप एक रूम को कंसिडर करते हो तो आप एक रूम में देख सकते हो कि रूम में ऊपर बिल्कुल जैसे मैं खड़ी हूँ ऐसे बिल्कुल सामने से काट सकती हूँ, बीच से काट सकती हूँ, ऐसे 3 डायमेंशनल में काट सकती हूँ। 3 प्लेन तो ये हो गए। चौथा, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में जाऊँगी तो भी दोनों सेम आएंगे, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में जाऊँगी तो भी दोनों सेम आएंगे। ठीक है, ऊपर से इस वाले के ऊपर से सामने वाले के नीचे जाऊँगी तो भी सेम आएगा, उधर ऊपर से इधर नीचे जाऊँगी तो भी सेम आएगा। मतलब कितने टोटल प्लेन अगर एक रूम में मान के चलते हो, वो वैसे सॉलिड स्टेट में आता है, बट अगर आप मान के चलो तो कितने प्लेन्स चल सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 तो ऐसे प्लेन हो गए, 5 6 7 8 9
शायद 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे जो रूम में अगर आप कंसिडर करते हो तो 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मैंने कंसिडर कर ही दिए, और भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें जस्ट पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल के अंदर हम प्लेन को कैसे डालते चलेंगे। ठीक है, जैसे आपने ये एग्जांपल लिया CH3 Br वाला। ठीक है, इस पे अगर मैं ऐसे प्लेन डालती हूँ तो इधर तो मेरे HH बच गए, CH3 को तो ठीक है मैंने हाफ हाफ कर दिया, इधर मेरे Br बच गए। क्या मेरे दोनों साइड सेम है? नहीं है, तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर नहीं है। बट अगर मैं ऐसे प्लेन डालती हूँ तो देखो नीचे CH3 ऐसा ही ऊपर CH3, इस साइड H है उस साइड भी H है, इस साइड Br है उस साइड Br है, तो दोनों को काटने के बाद मेरे पास सेम चीजें मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो मॉलिक्यूल 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दैट इज एक आयरन होगा। सेकेंड चीज, अगर उसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, भाई पॉइंट ऑफ सिमेट्री मैं इसमें देख सकती हूँ, जैसे ये मेरी बेंजीन रिंग है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, अगर मैं इस पॉइंट से चेक करती हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे आप आगे चले जाओ, नीचे चले जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, हर तरफ मेरा क्या जा रहा है, सिमिलर मॉलिक्यूल है या नहीं है? भाई ऐसे जाके देख लो, ऐसे जाके देख लो, ऐसे जाके देख लो, चारों तरफ सेम जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो, या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या उसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो, तो मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा 100%। ठीक है, थर्ड चीज आपके पास आती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। उनके फर्दर बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर इसमें आप देखते हो तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप चेक कैसे करोगे वो आप देख सकते हो। भाई एक कोई लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और इस लाइन पे मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करके देख लो, हर 60 डिग्री पे अगर इस मॉलिक्यूल को अगर ऐसे देखोगे तब तो हर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितने पे भी रोको आपको सिमिलर मॉलिक्यूल मिलता जाएगा। जो ऐसी थी, भाई एक बॉल है, बॉल के अंदर से एक रोड पास कर दो और उस बॉल को रोटेट करते जाओ, चाहे इन्फिनिटी तक रोटेट कर लो, तो उसमें इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ऐसे तो अगर इस कार्बन से मैं पास करती हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के होंगे। अगर ऐसे मैं पास करती हूँ तो तब इन्फिनिटी पे नहीं देख सकती, और फिर भी 60 डिग्री पे, हर 60 डिग्री पे मेरा मॉलिक्यूल जो है ये सेम मिलेगा। जैसे एक बॉल है, एक बॉल को तो आपके पास चारों तरफ से सेम होती है, पर साइक्लोहेक्सेन मेरे पास चारों तरफ से सेम नहीं है, थोड़ा सा इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है, तो उसमें अलग अलग टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मेरा मॉलिक्यूल है, इसके बीच से मैं ऐसे पार करती हूँ जैसे बॉल के अंदर पास कर रहे हो, और फिर उसका एक्सिस घुमा के देख लो तो इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ वो मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है तब तो मेरा 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी। इनके जो जनरल एग्जाम्पल्स हैं वो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास करोगे दोनों साइड सेम आ रहा है, बट यहाँ से करोगे, बट यहाँ से हम ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव नहीं बता सकते। ठीक है, ये तो था आपके पास। अगर किसी मॉलिक्यूल में मेरे पास 1 एसिमेट्रिक सेंटर हो तो क्या हो, तो 1 एसिमेट्रिक सेंटर। अगर मेरा एसिमेट्रिक सेंटर 1 से ज़्यादा है तो मैं आगे देखती हूँ हैविंग 0 एसिमेट्रिक सेंटर, सॉरी 1 से ज़्यादा के लिए ये देखा था। अगर 1 था तब तो मैंने मैंने 3 रूल्स स्टार्टिंग में बताए। अगर मेरा एसिमेट्रिक सेंटर है तो अगर एसिमेट्रिक सेंटर 1 है तो मैंने वहाँ पे देखा था कि कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज और कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, अगर चारों डिफरेंट एटम्स है तो मेरा क्या हो गया, वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया। वहाँ से मैंने बता दिया था। अगर एसिमेट्रिक सेंटर 1 से ज़्यादा है तो मैंने आपके पास ये बताया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री से आप देख सकते हो। अब बात आती है कि मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होता है पर फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो वो कौन कौन से, वो होते हैं आपके पास एलीन्स। एलीन्स क्या होते हैं, जिसमें 2 या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करें। ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करें, उनको क्या बोलते हो, एलीन्स। अब एलीन्स में 2 टाइप की सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन और इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब
जो ये 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बन के ऊपर, स्टार्टिंग और एंड में बीच में कितने भी डबल बॉन्ड आ जाए, एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तब भी आप उसको एलीन कहोगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, भाई 3 सब्स्टिट्यूशन है तो sp3 हाइब्रिडाइज तो नहीं है, ये एसिमेट्रिक सेंटर तो नहीं है। बट ऐसे केस में मैं क्या देखूंगी, अगर मेरे ये चारों एटम्स डिफरेंट है तो मैं इसको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मानती हूँ। क्या मानती हूँ? प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अगर ये इनमें से कोई सा आपस में सेम हो जाता है तो वो इम्प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। अब इसकी ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन क्या क्या है? इसकी ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो इवन है, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इवन है तो मेरा इसमें जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल मेरे क्या हो सकते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, और वो होंगे किसकी वजह से? ऐसे कंपाउंड्स में होते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से। ये बहुत डिटेल्ड है, अगर आप मतलब इस लेवल पे देखते हो तो, कि मेरे पास डबल बॉन्ड नंबर ऑफ इवन है तो मेरा जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरा मॉलिक्यूल होते ही मेरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और किसकी वजह से होगा ऑप्टिकली एक्टिव? एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वजह से। इस ऐसे मॉलिक्यूल्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट रहती ही रहती है। ठीक है, दूसरी चीज है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, अगर मेरा ओड है, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आते हैं तो मेरा मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है? वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे ही ओड आएगा तो मेरा मॉलिक्यूल में क्या हो जाती है? वन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आते ही मेरा मॉलिक्यूल क्या हो गया? एकाइरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये चीज मैंने यहाँ पे देख ली है। ठीक है, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब मेरा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के साथ डबल बॉन्ड के नंबर्स या रिंग प्लस डबल बॉन्ड, या फिर क्या हो सकता है? रिंग प्लस डबल बॉन्ड, इनमें बीच में हो सकता है कोई रिंग भी आ जाए, ऐसे कंपाउंड्स भी रेंज में आ जाते हैं, वो भी अगर इवन हो तो मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री जीरो रहेगी। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री जीरो रहेगी तो मॉलिक्यूल मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और किस वजह से होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से। क्योंकि ये मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे तो ऐसे दिखता है, अगर ये मेरा ये है ए और बी, अगर यहाँ पे है तो मेरे डबल बॉन्ड में अगर मैं फर्दर चलूंगी सी और डी डिफरेंट, तो सी और डी आपको ऐसे दिखेगा। इनके डबल बॉन्ड का बीच का सब कुछ खत्म करके अगर देखोगे तो मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर मेरा इवन में है। ठीक है, अगर ओड में आता है तो ओड में फिर ये सेम टू सेम चीज़ें आ जाती है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये पता होना चाहिए एलीन्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी वजह से होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से। दूसरा आता है स्पाइरेंस। स्पाइरेंस क्या होते हैं कि इनमें बहुत सारी रिंग्स आपस में जुड़ी होती है, ये वाली रिंग, दूसरी वाली रिंग, तीसरी वाली रिंग, ऐसे रिंग्स आपस में जुड़ी होती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हो? स्पाइरेंस। स्पाइरेंस में भी आपके पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं होता है, मतलब एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होता है। और एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होता है तो हम देखते हैं नंबर ऑफ रिंग्स। अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ रिंग्स है, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो मेरा मॉलिक्यूल क्या होगा? यहाँ पे भी इवन था, यहाँ पे भी इवन है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। किसकी वजह से? वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वजह से। तो एलीन्स है, बाइफिनाइल्स है, स्पाइरो कंपाउंड्स है, ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ड्यू टू कायरल एक्सिस। ठीक है, और एंसर कंपाउंड्स है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, पैरासाइक्लोफेन है। एंसर कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे रिंग लगी हुई है, इधर यहाँ पे एक और रिंग लगा दी, ये आपके पास एंसर कंपाउंड्स है। हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के हो गए। ठीक है, पैरासाइक्लोफेन भी ऐसे ही होते हैं। तो ये जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, किस वजह से? कायरल प्लेन की वजह से। ये कंपाउंड्स जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सॉरी, ये दोनों हो सकते हैं एंसा, हेलिकल और पैरासाइक्लोफेन। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो किस वजह से है? कायरल प्लेन की वजह से, कि इसमें जो एक प्लेन डला हुआ वो एक्सिस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं कर रहा है। कायरल बोल दिया मतलब वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव है, वो कायरल है मतलब उसमें जो प्लेन डला है वो उस मॉलिक्यूल को सिमेट्री में डिवाइड नहीं कर रहा है, वो प्लेन क्या है? कायरल है। ठीक है, इस वजह से एंसा कंपाउंड किस वजह से होते हैं? ड्यू टू कायरल प्लेन की वजह से। तो यहाँ पे आपकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा इनएक्टिव होगा, वो ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स
और उसके आगे जो भी होगा वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।